देवियों सज्जनों नमस्कार। चेजस एविएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल में। मेरा नाम कैप्टन तरुण जावा है और मैं एविएशन में 20 साल से हूं और 15 साल से कमर्शियल एविएशन में फ़्लाई किया है मैंने। और उससे पहले मैं एक फ्लाइंग क्लब में इंस्ट्रक्टर था। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये फ़्लाइट दुबई से कैलिकट ऑपरेट की जा रही थी वंदे भारत के अंतर्गत। ये दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। जो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बोइंग 737-800 NG है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इसे ऑपरेट करता है। इस फ्लाइट को ऑपरेट कर रहे थे कैप्टन दीपक साथी, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इनके को पायलट थे अखिलेश कुमार और इनके कैबिन क्रू शिल्पा, अक्षय, ललित और अभिक थे। कैप्टन दीपक साथी इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट थे जो MiG-21 उड़ाते थे। स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरो से हैं। 2003 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स छोड़ी विंग कमांडर के पद से, और उसके अगले साल उन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन किया। और उसके बाद पिछले 17 साल से इन्होंने एयर इंडिया में नौकरी की। इस विमान बोइंग 737 ने दुबई से तकरीबन 3:30 बजे दोपहर के दुबई से उड़ान भरी कैलिकट की ओर, और तकरीबन 6:30 और 7 बजे के बीच में इन्होंने कैलिकट से वहाँ का वेदर लिया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये विंड्स बता रहा है 260-12 नॉट्स, हल्की विंड है ये। विजिबिलिटी 2 किलोमीटर की है। टेम्परेचर 24 है। QNH 1008 और ओवरकास्ट दिखा रहा है 8000 फीट पे। ओवरकास्ट मतलब कि पूरे आसमान को बादल ने घेरा हुआ है। ये वेदर बिल्कुल नॉर्मल है इस अप्रोच बनाने के लिए। कैप्टन ने डिसाइड किया होगा कि हमने ILS या व्यूअर अप्रोच करेंगे। और जहाँ तक कि मेरा मानना है और मेरा सोचना है कि कैप्टन ने ILS ही अप्रोच डिसाइड की होगी, क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही थी। बारिश हो रही है तो लाजमी सी बात है कि रनवे गीला होगा, तो कैप्टन ने ऑटो ब्रेकिंग 3 या मैक्स सेलेक्ट किया होगा इस अप्रोच के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये जो विमान है ये VOR के ऊपर गया, उसके बाहर 12 मील बाहर गया और दाहिने ओर जाते हुए इसने रनवे 28 के लिए अप्रोच बनाई। अप्रोच बनाते समय कैप्टन को लगा होगा कि ये अप्रोच बनाने से सेफ्टी असर हो सकती है इस एयरक्राफ्ट की, तो उन्होंने गो राउंड किया। गो राउंड के बाद में आप देख सकते हैं सीधा गए। उसके बाद इन्होंने रनवे 10 के लिए अप्रोच बनाई, और रनवे 10 का अप्रोच बनाते समय उसके बाद इसके आगे का डेटा नहीं है। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके आगे हम देखते हैं। कैलिकट एक टेबल टॉप रनवे है। टेबल टॉप रनवे का मतलब कि इन्होंने एक पहाड़ी काट के ऊपर रनवे बनाया। ऐसे रनवे को हम टेबल टॉप रनवे कहते हैं। टेबल टॉप रनवे के चारों ओर खाई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैलिकट कम से कम 300 या 350 फीट की हाइट पर है, और इसके दोनों तरफ खाई है। मई 2015 के बाद में यहाँ पे जितनी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है इनका आवागमन बंद किया गया था। तो इस वजह से केरला में मुहिम चला। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड गल्फ मलयालीज, KMCC, MCC, MDF, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि यहाँ पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को अलाउ किया जाए। और फिर DGCA ने अगस्त 2018 में परमिशन दे दी कि ठीक है, यहाँ पे आप वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लेके आएँ। तो यहाँ पे फिर बोइंग 777, 747, एयरबस 330, 747 ये फ़्लाइट्स यहाँ पे आना शुरू हो गई। कैलिकट के एयरपोर्ट का उद्घाटन 13 अप्रैल 1988 में किया गया था, और फरवरी 2006 में इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया था। और यहाँ पे फिर बाकी देशों से यहाँ पे विमान का आवागमन शुरू हो गया था। 2015 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ पे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे कि बोइंग 747, एयरबस 340, एयरबस 330 ये एयरपोर्ट लायक नहीं है कि ये सब इतने ट्रैफिक को हैंडल कर सके, और इनको यहाँ पे आने के लिए मना किया गया था। और इस टाइम पे रीकारपेटिंग की गई। जैसे कि आप जानते होंगे कि कभी रोड ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर एसफल्ट की एक परत लगाई जाती है, वैसे ही एसफल्ट की एक परत रनवे पे भी लगाई जाती है, और ये समय समय पे रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जाता है। ये रिकारपेटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट कोई लैंड करता है तो आप देखते होंगे कि ये टायर इसके ऊपर इतने वज़न के साथ लैंड करते हैं, तो इस पर रबर डिपॉजिट आ जाते हैं। रबर डिपॉजिट आने से रनवे का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रनवे है वो बहुत स्लिपरी हो जाता है।
इसलिए समय समय पे रिक्वायरमेंट के अनुसार इस पर रीकारपेटिंग की जाती है। अब एक नज़र हम इस एयर इंडिया के विमान पर डालें जो बोइंग 737-800 है। इसने रनवे 10 पे लैंड किया और उसके बाद में इसमें कैप्टन ने मैक्स ब्रेकिंग या फिर मोड 3 लगाया होगा। ये बोइंग 737 का एक ब्रेकिंग प्रणाली है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियम ब्रेकिंग, लेवल 3 या फिर मैक्स ब्रेकिंग लगाया जाता है जब भी बारिश हो रही होती है और रनवे पे पानी इकट्ठा हुआ होता है। लैंड करने के बाद एक प्रणाली और होती है कि हम मैक्स रिवर्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो इंजन है वो वैसे तो थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि जहाज़ आगे जाए, लेकिन जब हमें ब्रेकिंग करनी होती है तो ब्रेक के लिए ये जो थ्रस्ट है इसको हम 60-65% एयर को हम आगे की तरफ फेंकते हैं कि जो इससे इंजन से ब्रेक लगता है। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब भी बारिश होती है हम मैक्स रिवर्सेस और ब्रेकिंग 3 या फिर मैक्स करते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद ये सब हुआ, ऑटो ब्रेकिंग लगा, मैक्स हमने रिवर्सेस लगाए हमने। फिर एक जगह जाके ये एयरक्राफ्ट स्लिप होना शुरू हो गया और ये लेफ़्ट और गया, और लेफ़्ट के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया ये टेबल टॉप रनवे है। ये एयरक्राफ्ट स्लिप करता हुआ लेफ़्ट साइड में खाई में गिर गया। ये खाई कम से कम 50 और 70 मीटर के बीच में है और ये खाई में गिरने की वजह से ये एयरक्राफ्ट के 2 टुकड़े हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। ये पूरा एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें टोटल 18 लोग की मौत हुई, जिसमें से हमारे 2 पायलट्स हैं। ये क्रैश होने के बाद में फायर ब्रिगेड आ गई इमीडिएटली, एकदम से एम्बुलेंसेस आ गई। हमारे जो 2 कैबिन क्रू थे उन्होंने जो आफ्ट में थे, जो मतलब आफ्ट बोले तो जो पीछे की तरफ थे, उन्होंने एवैक्यूएशन करना शुरू किया और सारी प्रणाली की गई। तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये बहुत सोचने वाली बात है। हो सकता है रनवे के ऊपर रबर डिपॉजिट्स हों, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जब रनवे के ऊपर रबर डिपॉजिट आ जाता है तो रनवे स्लिपरी हो जाता है और बारिश पड़ने से और ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। सो क्या हमें ये रनवे कारपेटिंग करनी चाहिए थी मानसून से पहले? क्या कैप्टन ये डिसाइड कर सकते थे कि या वो आसपास दूसरे एयरपोर्ट जैसे कि कोचिन है वहाँ जा सकते थे या त्रिवेंद्रम जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वहाँ का जो वेदर था 2 किलोमीटर और विंड्स ऑफ 260 12 नॉट्स, ये बहुत लाइट विंड्स हैं, ये नॉर्मल विंड है और हमारे एयरक्राफ्ट जो इस वेदर में लैंड करने के बिल्कुल लायक है। ये क्यों क्रैश हो गया, जहाँ तक कि मुझे लगा ये स्लिप होके अपने लेफ्ट साइड पे निकल गया ये बाहर। क्या ये क्रैश रोका जा सकता था? जैसे कि काफ़ी जगह एयरफोर्स के जो रनवे होते हैं उस पर इंजीनियर्ड मटेरियल एरेसिंग सिस्टम लगा होता है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट लैंड करता है और वो उसकी ब्रेकिंग प्रणाली कभी फेल हो जाए तो एयरक्राफ्ट रनवे से बाहर ना जाए तो वो इस इंजीनियर्ड मटेरियल एरेस्टिंग सिस्टम में फंस जाता है। इससे हो सकता है कि जो विमान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, लेकिन इसमें लोगों की जान जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। क्या सारे टेबल टॉप रनवेज के बाहर ये लगा देना चाहिए है इंजीनियर्ड मटेरियल एरेस्टिंग सिस्टम, जिसको हम EMAS कहते हैं? और मेरे ख्याल से ये हर रनवे पे होना चाहिए, बिकॉज ये इमरजेंसी किसी भी एयरक्राफ्ट को कहीं भी आ सकती है, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, चाहे वो बॉम्बे क्यों ना हो। बॉम्बे में तो मैंने खुद 2 ऐसे एक्सीडेंट्स देखे जिसमें एक जेट एयरवेज का जहाज़ रनवे से स्लिप हो गया था और ये बिल्कुल ठीक मेरे जहाज़ के पीछे हुआ था। मैं रनवे 27 पर लैंड हुआ, मैंने रनवे वैकेट किया और मैं जैसे वैकेट कर ही रहा था उसके पीछे एक एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ किया। मैंने फिर डॉक इन किया ही था मैंने, और मैं देखता हूँ कि मेरे दाहिने और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जा रही है रनवे पे, और जब पीछे मुड़ के देखा हमने अपनी खिड़की से तो देखा एक बोइंग 737 का जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और रनवे बाहर जा चुका था। कि एक स्पाइस जेट का बोइंग 737 वो भी बारिश में लैंड करा था बॉम्बे में, वो अपने रनवे से बाहर निकल गया। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स को, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ रनवेज जहाँ पे कम है, क्या वहाँ पे हमें EMAS लगाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि EMAS हर एयरपोर्ट पे होना चाहिए। इससे हो सकता है एयरक्राफ्ट बच जाए, और एयरक्राफ्ट बचे ना बचे लेकिन लोगों की जान ज़रूर बचेगी। अब जब तक DFDR और CVR को डिकोड नहीं होगा तब तक हमें
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये एयरक्राफ्ट क्यों क्रैश हुआ। यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और जैसे ही हमारे पास CVR और DFDR की डिकोडिंग आएगी, हम अब इसका पार्ट 2 बनाएंगे एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।